आवेश की मात्रा मूल इकाई कहलाती है। आवेश की मात्रा आवेश की मूल इकाई कहलाती है। तो मैंने तुम्हें बताया था बेटा आवेश की मूल इकाई क्या है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है आवेश की मूल इकाई कहलाती है। अब हमें पता होना चाहिए कि आपके पास आवेश इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, प्रोटॉन पर कितना होता है। तो तुम्हें मालूम है दोनों ही कणों पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
डिवाइडेड माइनस के 19 कूलम। बस पॉजिटिव और नेगेटिव का होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव खत्म करके केवल हम यही रखते हैं 1.6 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम, तो ये कहलाएगी आवेश की मूल इकाई। आ गया समझ में? पूछता है, क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, तो हम कहेंगे मूल इकाई क्या है, तो हम बोलेंगे बाबूजी इलेक्ट्रॉन और प्रोटोनों पे जो आवेश की मात्रा होती है वही आवेश की मूल इकाई कहलाती है। दूसरा प्रश्न आता है, घर्षण द्वारा आवेशन की क्रिया में आवेश संरक्षित रहता है क्या? घर्षण की क्रिया में, घर्षण द्वारा आवेशन की क्रिया में आवेश संरक्षित रहता है? यहाँ उत्तर देना होगा यस, यानी हाँ देना होता है, यानी आपके पास क्या होता है कि हाँ। क्यों संरक्षित रहता है? क्योंकि आवेशन की जैसे हम घर्षण द्वारा करेंगे तो इस क्रिया में आवेश केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चला जाता है, अर्थात न तो नष्ट होता है न ही उत्पन्न होता है, इसीलिए आवेश कैसा रहता है? संरक्षित रहता है। तो हम आज कह देते हैं उत्तर हमें देंगे, तो इसका हम बोलेंगे क्या घर्षण द्वारा आवेशन की क्रिया में आवेश संरक्षित रहता है, तो हम बोलेंगे यस रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि आवेश केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है, दूसरे आपके पास कण पर चला जाता है, तो आवेश कुल आवेश निकालेंगे तो हमेशा नियत रहेगा। तीसरा प्रश्न आता है, वैद्युत आवेश किसे कहता है? वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो मैंने पहले भी डेफिनेशन बताया कि आवेश किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण है जो उस पर आपके पास उसके वैद्युत अथवा क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव को उत्पन्न करता है या उस पर अनुभव करने का प्रयत्न करता है, उसके द्वारा अनुभव करता है। तो कहने का मतलब है वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव करता है। क्योंकि आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा वह वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उनका अनुभव करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? यानी फिजिकल आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट फिजिकल प्रॉपर्टी वह भौतिक गुण है, यानी किसी पदार्थ का ऑफ एनी मूवमेंट कह सकते हैं, ऑफ एनी डिस्टेंस आपके पास सब्सटेंस कह सकते हैं, बाय विच इट आपके पास रियलाइज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड। अगला बाबूजी, अगला आता है स्थिर वैद्युत की क्या है? तो वैद्युत आवेश समझ गए, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उनका अनुभव करता है। अगला आता है स्थिर वैद्युत की क्या है? तो स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम ऐसे पदार्थों का अनुभव करते हैं जिन पर स्थिर आवेश उपस्थित रहता है। स्थिर आवेश उपस्थित रहता है ऐसे पदार्थों का जिस विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं स्थिर वैद्युत की। क्या कहते हैं? तो स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऐसे पदार्थों का अध्ययन करते हैं जिन पर स्थिर आवेश उपस्थित रहता है। अगला, आवेश के एसआई और सीजीएस पद्धति में मात्रक लिखिए। एसआई का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और सीजी का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट, आपके पास सिस्टम कह सकते हैं। तो आपके पास इसमें जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? एसआई मात्रक कहलाता है राजा बेटा कूलम। क्या कहलाता है? सीजीएस पद्धति का जो मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है स्थैत कूलम। क्या होता है? स्थैत कूलम। तो बाबूजी स्थैत कूलम सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है आवेश का और कूलम होता है एसआई पद्धति। कोई पूछ लेता है इनमें दोनों में संबंध क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं एक कूलम बराबर बाबूजी हमारे पास होता है 3 गुणा 10 की घात 9 स्थैत कूलम। आ गया समझ में कि नहीं?
तो यानी सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है स्थैत कूलम और एसआई पद्धति में मात्रक होता है चार्ज का कूलम। दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन देखिए, एक धनावेशित चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी या कमी होगी? जैसे धनावेशित चालक है तो तुम्हें ऑटोमेटिकली मालूम है कि पढ़ाई का क्षेत्र तो इलेक्ट्रॉन कैसा है, ऋणावेश। तो यदि धनावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी बेटा, कमी होगी। क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉनों की इसमें लिख देंगे हम बाबूजी कमी होगी। आ गया समझ में? अब अगला इसके आधार पर हम दूसरा प्रश्न पटक कर सकते हैं। अब कोई पूछा जाता है कि शराबियों का क्षेत्र, अब वह पूछा जाए भले लोगों की अधिकता होगी या कमी होगी, तो भले लोग मिलेंगे ही नहीं, तभी तो वो शराबी है, तो यानी उनकी हमेशा कमी होती है। और पूछा जाए विद्यालय जैसे क्या आ जाए तो वहां कहा जाए जब बताओ स्टूडेंट ज्यादा मिलेंगे या प्लेयर ज्यादा मिलेंगे? स्टूडेंट, क्योंकि जिसका क्षेत्र होता है वो वैसा ही रहता है। तो धनावेश अधिक है अर्थात ऋणावेश कम है, तो ऋणावेश इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, इसीलिए उसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगला है, किसी चालक को धनावेशित करने में उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी चालक को, अभी नॉर्मल है, हर चालक अपनी पूर्वावस्था में नॉर्मल होता है ही नहीं होता है। अब उसे हम धनावेशित करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? जो धनावेशित करना चाहते हैं तो तुम्हें मालूम है कि यदि धनावेशित करने के लिए हमें ऋणावेशित को निकालना पड़ेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें से कम कर दिए, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.1 × 10⁻³ kg होता है कि नहीं होता है? अब इनमें से 10 एक इलेक्ट्रॉन का इतना होता है, जब 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इतना धनावेश, अब जो इनका द्रव्यमान है वो चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो इससे क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो आप कह सकते हैं हम किसी चालक को धनावेशित करने में उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा, क्योंकि इस अवस्था में कुछ इलेक्ट्रॉन उससे निकल जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो उसके बाद किसी चालक को धनावेशित करने में उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कारण व्हाट इज रीजन? क्योंकि इस अवस्था में कुछ इलेक्ट्रॉन उससे अलग निकल जाएंगे। जब कोई चीज निकल जाएगी तो उसके बाद जब हमने मान लिया एक लड्डू है, लड्डू में तो थोड़े थोड़े हमने उसे घिस दिया तो वो निकल के गिर गया, तो उसका द्रव्यमान पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी तरह से अगला पॉइंट आता है निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक, तो ये होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इनटू मीटर। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, मैंने यहाँ पर लिखा है, अगला पॉइंट यहाँ पर आ जाते थोड़ी देर। इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कभी कभी हमें कंफ्यूजन रहता है, कभी हम इसकी जगह ये लिख देते हैं, इसकी जगह ये लिख देते हैं और इसकी जगह ये लिख देते हैं, इसीलिए मैंने इसे लिखा है। तो एप्सिलॉन नॉट का जो आपके पास मात्रक होता है, ऐसा यूनिट होता है, वो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर होता है। आगे समझ में क्या नहीं? अगला पॉइंट आता है, दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का सूत्र लिखिए, यानी जो वो भी कैसा, सदिश। कैसा? तो तुम्हें मालूम है वैसे F बराबर होता था 1/4πε0 के Q1 Q2/R² होता है। अब उसके बाद इसमें सदिश रूप लिखना है। क्या लिखना है? तो बाबूजी इसमें कुछ नहीं हो जाता है, सदिश रूप लिखने के लिए F बराबर 1/4πε0 एप्सिलॉन। तो आपके पास जहां में थे हम करेंगे बाबूजी, तो हमारे पास यहां से हो जाता है, आपके पास जैसे कोई कंडीशन हम मान लेते हैं R12 कह लेते हैं और R21 कह लेते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है, उनके बीच की अंतर है। तो हम इसमें क्या करते हैं, नीचे हमारे पास R का मॉड Q कर देते हैं और ऊपर एक सदिश Q1 Q2 है, उसमें हम आपके पास एक जोड़ देते हैं वेक्टर R का मॉड, और इसमें एक एन आपके पास यूनिट वेक्टर लगा देते हैं, एकांक सदिश। क्या लगा देते हैं? एकांक सदिश लगा देते हैं। तो इस वेक्टर से ये तीसरा वाला कट जाएगा तो स्क्वायर ही तो बचेगा। क्या बचेगा? स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा? स्क्वायर बचेगा। अगला पॉइंट आता है, दो आवेशित, कहाँ था, यही था, दो आवेशित कणों के बीच। अब देखो तीसरा पॉइंट, यानी इसमें तीसरी पावर लगाने के लिए तीसरे का ऊपर गुणा करना पड़ेगा, हम सदिश रूप निकाल रहे हैं। तो 3 पावर रहेंगी तो ऊपर वाले एक पावर से तीसरी वाली कट जाएगी, वो आर कैंसिल हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर आर स्क्वायर ही तो बचेगा। क्या बचेगा? आर स्क्वायर बचेगा। अगला हमारे पास है वैद्युत बल, वैद्युत बल पर परावैद्युतांक, सॉरी ये वाला है 10 वाला क्वेश्चन, ये वाला यहाँ से कंप्लीट हो गया। दो आवेशित कणों के बीच दूरी आधी कर देने पर बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये प्रश्न इंटरेस्टिंग है।
जैसे बल का सूत्र होता है, बल आपके पास प्रोपोर्शनल होता था Q1 Q2 और अपॉन R। देखो तो दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी फोर्स वैसे वैसे घटता जाएगा, दूरी घटेगी फोर्स ही बढ़ेगा। तो जैसे आधी कर दी जाए, कितनी आधी कर दी जाए, तो जैसे आधा का मतलब होता है 1/2, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 4 पर, 4 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर। तो जाको मतलब है कि जो बल है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। दूरी आधी करने पर फोर्स जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। कितने गुना? 4 गुना बढ़ जाएगा। दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी करने पर बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम कह देंगे बल 4 गुना बढ़ जाए। अगला, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, वैद्युत बल पर परावैद्युतांक K का क्या प्रभाव पड़ता है? सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। तो K का यह प्रभाव पड़ता है कि जितना K का मान होगा उतने ही गुना फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि K डिवाइड में है तो उतने गुना कम हो जाएगा, उतने ही भाग कम हो जाएगा। और यदि ये मल्टीप्लाई में ऊपर जैसे होता तो उतने गुना बढ़ जाता। आ गया समझ में कि नहीं? तो K का क्या प्रभाव पड़ता है? K का राजा बेटा ये प्रभाव पड़ता है कि जितना K का मान होता है उतना ही भाग आपके पास बल का रह जाता है, उतना ही भाग कम हो जाता है, उसका डिवाइड हो जाता है, उतना ही भाग रह जाता है। अगला, पीतल का परावैद्युतांक K का मान लिखिए, एक धातु है तो इसके लिए होगा अनंत। क्या होगा? किसी भी धातु के लिए परावैद्युतांक K का मान होता है वो अनंत होता है। अगला, एप्सिलॉन जी नॉट एवं एप्सिलॉन में संबंध लिखिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एप्सिलॉन नॉट क्या है और एप्सिलॉन क्या है। ये निर्वात की वैद्युतशीलता है और ये निरपेक्ष वैद्युतशीलता है। इनमें जो संबंध होता है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और इनटू K होता है, K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक। अगला, जल का परावैद्युतांक कितना है? तो जल का जो परावैद्युतांक होता है वो 80 होता है। कितना होता है? कांच का परावैद्युतांक कितना होता है? कांच का परावर्तनांक होता है 6। कितना होता है? 6 होता है। आगे समझ। अब अगला क्वेश्चन आता है 16 वाला। अब चलो ऊपर से देख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, जैसे हमारे पास एक प्लस आवेश होता है और एक होता है एक माइनस होता है, दूसरा प्लस होता है, बीच में वेक्टर P। तो इसकी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। आ गया समझ में? लेकिन वैद्युत क्षेत्र की दिशा पूछी जाए तो धनावेश से ऋण आवेश की तरफ। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा पूछी जाए तो ऋण आवेश से धनावेश की तरफ। अगला पॉइंट आता है, इलेक्ट्रॉन के वैद्युत क्षेत्र के अविलंबवत प्रवेश करने पर गति का पथ होगा। तो तुम्हें मालूम है जब अविलंबवत प्रवेश करता है तो परवलयाकार होता है। क्या होता है? कैसा होगा पथ? परवलयाकार होता है। कैसा होता है? यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के अविलंबवत प्रवेश करता है तो गति का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। अब यही ये बात कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के अविलंबवत प्रवेश करता है तो गति का पथ वृत्ताकार होगा। कैसा होगा? मैंने चैप्टर नंबर 7 में कराया। तो यानी यदि अविलंबवत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो वृत्ताकार हो जाएगा, और यदि वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो कैसा हो जाएगा? परवलयाकार हो जाएगा। यहाँ प्रश्न बदल भी सकते हैं। अगला या साथ साथ पूछ सकते हैं, तुमने जैसे बता दिया कि इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के अविलंब प्रवेश करने पर उसकी गति का जो पथ होगा वो परवलयाकार होगा। तो उसने बोला यदि यही इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत अविलंब प्रवेश करता तो हम कहेंगे तो वृत्ताकार होगा। कैसा होगा? वृत्ताकार। अगला क्वेश्चन आता है, किसी धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? कोई सी भी धातु है तो उसके लिए हमेशा अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। प्रियंका जी आप सो क्यों रही है? किसी उसके बाद जहां से देखेंगे किसी धातु के लिए जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है। राजा बेटा अगला आता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थिरावस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होगी? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होगी? एक प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा, तो मैंने तुम्हें बताया था इलेक्ट्रॉन की दिशा हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। कैसी होती है? कैसी होती है? जैसे वैद्युत धारा की दिशा चल रही है से बी, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी बी से ए चलती है। बताया पहले।
तो वही है, स्थिर अवस्था में वैद्युत क्षेत्र की मुक्त इलेक्ट्रॉनिक दिशा क्या होगी, तो हम कह देंगे वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। कैसी होगी राजा बेटा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। अगला क्वेश्चन, परस्पर समांतर बल रेखाएं किस प्रकार के वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं? तो हम कहेंगे समांतर। समांतर का मतलब इस तरह से है, तो यहां से हम कह देंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र को दिखाती हैं समांतर बल रेखाएं। अगला पॉइंट आता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत परिणामी बल कितना होता है? एक समान है, तुम भी बैठे इधर भी बैठे, ये सीट में कोई गति होगी? ये वाला कौन है, उठ जाते हैं, और एक वाले बैठ जाते तो क्या हो जाती है, वो फोर्स लगता है। अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है कि F बराबर क्या होगा, जीरो होगा। नो बल कार्य करेगा, कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत परिणामी बल का मान जो होगा वो शून्य होगा। अगला, वैद्युत बलयुग्म आघूर्ण का अधिकतम मान कब होगा? सबसे पहले मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी टाउ बराबर हमारा का सूत्र होता है PE sin थीटा। तो जाको मतलब है इनके और इनके बीच में जो बना कोण थीटा है, इसका मान साइन में सबसे अधिक होता है 90। तो हम कह सकते हैं जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत एक समान, मैंने आपके पास वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत थीटा कोण अर्थात जो कोण है वो 90 अंश होगा, तो बलयुग्म का आघूर्ण जो है वो अधिकतम होगा। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एवं चुम्बक यानी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत बना कोण 90 अंश होने पर बलयुग्म का आघूर्ण कैसा होगा, अधिकतम होगा। अगला क्वेश्चन आता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी एवं निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के सूत्र लिखिए। तो तुम्हें मालूम है अच्छी स्थिति में होता है 1/4πε0 2p/r³। 2p/r³, ठीक है। अब जहां में तक केवल 2 हटाए दो तो 1/4πε0 के p/r³ मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। तो यानी 1/4πε0 के p/r³, 1/4πε0 के p/r³ निरक्षी स्थिति में, और 2 लगा देते हैं ऊपर 2p/r³ अच्छी स्थिति में हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एवं विमी सूत्र लिखिए। मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर, विमी सूत्र होता है ATL। क्या होता है? ATL होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर एवं विमी सूत्र जो होता है वो होता है ATL। अगला 1/4πε का मान एवं मात्रक लिखिए। तो मान होता है 9 × 10⁹। अब मात्रक भी इसी के साथ लिखना है, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगला इसका मान, तो इसका मान होता है 8.85 आपके पास 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आती है डायमेंशनल फार्मूला यानी विमी सूत्र, तो m⁻⁻1 n⁻⁻3 होता है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तथा जो डायमेंशनल फार्मूला होता है m⁻⁻1 n⁻⁻3 होता है। अगला क्वेश्चन आता है राजा बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। तो आपके पास तुम्हें मालूम है जनरल जो फार्मूला होता है E बराबर F/Q0 न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पॉइंट चार्ज के कारण कह देता तो हम लिख देते 1/4πε0 के Q/r²। आ गया समझ में? अब केवल जनरल फार्मूला, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो हम कोई सा फार्मूला लिख सकते हैं। अगला, विद्युत रोधी कुचालक का मान निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर। क्या कह सकते हैं? पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पर। आ गया समझ में? जैसे कांच है विद्युत रोधी है तो उसका 6 होता है, जल है 80 होता है। अलग अलग पदार्थ है तो उनकी प्रकृति पर डिपेंड करता है कि उनका जो मान है वो कितना हो सकता है। अगला राजा बेटा है विद्युत रोधी आपके पास कुचालक मान का निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर। अगला, 2 बिंदु आवेशों के वायु के स्थान पर केरोसिन तेल में, किसमें? केरोसिन तेल में रखने से उनके बीच वैद्युत बल बढ़ेगा या घटेगा? वैद्युत बल घटेगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि परावैद्युतांक हम कोई सा भी पदार्थ है उसका अलग डिफरेंस है। वायु का मान 1 होता है, वायु में सबसे ज्यादा होता है। कोई भी पदार्थ रखेंगे तो के का मान कुछ न कुछ होगा उसके लिए।
जिसका नेगेटिव होगा तो उसमें बढ़ जाएगा, जिसमें पॉजिटिव होगा उसमें घट जाएगा। तो उसके बाद इसमें घट जाएगा। क्या हो जाएगा? अगला, वायु में रखे दो आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से बल। तो परावैद्युत पदार्थ रख दोगे, उसका 6 होगा, 7 होगा, 10 होगा, 12 होगा, अर्थात घट जाएगा। क्या हो जाएगा? वैसा, क्योंकि के का मान तो हमेशा नीचे होता है, अनुक्रम में होता है, आपकी व्युत्क्रम में होता है। किसमें होता है? व्युत्क्रम, यानी 1/4πε0 के जनरल अवस्था में होता है केवल 1/4πε0 Q1 Q2/R²। लेकिन के नीचे लगता है, के का मतलब 6 है तो 6 का भाग हो जाएगा, 6वां भाग रह जाए, 10 है तो 10वां भाग रह जाए, तो इसीलिए फोर्स क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इस तरह से एनी डाउट आपके पास कोई भी प्रश्न में उत्तर आपके पास वो है तो आप पूछ सकते हैं, डाउट है तो पूछ सकते हैं। 30 प्रश्न आपके लिए ऐसे हैं जो आपके पास, जो आपको ज्यादातर इस चैप्टर से रिलेटेड सारे प्रश्नों के जवाब हो गए। जो भी और कोई दिक्कत आती तो आप फिर पूछ सकते हैं।